नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भीषण भूकंप में दहला अफगानिस्तान और पाकिस्तान 150 से ज्यादा की मौत की खबर, सैकड़ों घायल। रिक्टर पैमाने पर 7.5 की तीव्रता। मन की बात में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, महागठबंधन ने चुनाव आयोग में की प्रधानमंत्री की शिकायत, बीजेपी का इनकार। मध्य प्रदेश में कर्ज में डूबे 3 और किसानों ने दी जान, फसल नुकसान के आंकड़े में जुटी मंत्रियों की टीम। राज्य में 141 तहसील सूखाग्रस्त घोषित। पंद्रह साल बाद देश लौटी गीता, परिवार को पहचानने से इनकार, पाकिस्तान ने की अपने कैदियों से बेहतर सलूक की मांग। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आगाज, सहयोग बढ़ाने के मसौदे के लिए विदेश सचिवों की मुलाकात, गुरुवार को होगा मुख्य सम्मेलन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज भूकंप के झटकों से थर्रा गए और इसके चलते दोनों देशों में 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से बात कर हर संभव मदद का वादा किया। सोमवार दोपहर आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पेशावर में लोग अपना घर दफ्तर छोड़ सड़कों पर निकल आए। 7.5 की तीव्रता वाले इस भूकंप के चलते धरती हिलती रही और इमारतों में दरार पड़ती रही। अफगानिस्तान में आए इस भूकंप से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत कराची, लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा और कोहाट में भी तेज झटके महसूस किए गए। ये काफ़ी शदीद किस्म का झटका था और हम जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे हमने उनको कहा कि आप लोग जल्दी से बाहर निकलें, तो सब लोग बाहर निकलना शुरू हुए। तो इस चीखों पुकार में हम जब नीचे उतरे हैं तो ये 1-1.5 मिनट तकरीबन रहा है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 250 किलोमीटर दूर हिंदुकुश में था। इससे पूरे देश में भारी जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही हैं। तखर प्रांत में तो एक स्कूल में भगदड़ में 12 लड़कियों की मौत हो गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान में कई घंटों के लिए संचार सेवाएं ठप पड़ गईं। मैं गाड़ी में बैठा था, ठीक है। मैंने जब देखा एम्बुलेंस ऐसे रही है, तो मैं इसके पीछे बैक साइड पे गया। मैं कहा शायद कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है, तो पीछे देखा कोई लड़का नहीं है। तो पार मैंने सामने कोठी की तरफ देखा तो वो बिल्कुल थरथरा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने तबाही का तुरंत आकलन कर राहत सामग्री तैयार रखने का निर्देश दिया है। इस साल अप्रैल में नेपाल में तेज भूकंप आया था, जिसमें करीब 9,000 लोग मारे गए थे, जबकि 9 लाख घरों को नुकसान पहुंचा था। साल 2005 में भी पाकिस्तान में भयंकर भूकंप में करीब 75,000 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भूकंप के झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में लोग कुछ देर तक दहशत में दिखे, हालांकि कहीं भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात कर नुकसान का जायजा लिया। सोमवार दोपहर जब लोग काम में मशगूल थे तो तेज झटकों ने उन्हें घरों और ऑफिस से भागने पर मजबूर कर दिया। 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में दिखा। सोपोर में बंकर गिरने से सेना के 2 जवान घायल हो गए। वहीं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में भी झटके महसूस किए गए। पूरा यहाँ एक टावर है वो भी हिल रहा था, कारें हिल रही थी, हमारे नीचे से वो रोड जमीन हिल रही थी, तो बहुत दहशत सा लग रहा था। पूरी गाड़ी हिल रही थी जैसे कोई सांड टक्कर मार रहा है। यानी मैंने बाहर देखा तो फिर वापसी गया, फिर भी वही यानी 5-4 मिनट पूरा भूकंप का हो रहा है जी प्रभाव। टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से भूकंप आता है। इसकी वजह इंडियन और यूरेशियन प्लेटों का टकराना है। मौसम विभाग के मुताबिक ये भूकंप और भी खतरनाक हो सकता था। ये मेजर अर्थक्वेक है। ये खतरनाक हो जाता यदि इसकी डेप्थ जो है करीब 20-25 किलोमीटर होता तब, लेकिन ये डेप्थ काफ़ी नीचे है। ये करीब 200 किलोमीटर नीचे है, प्लेट के नीचे है। इसलिए आते आते उसकी एनर्जी बहुत से कंज्यूम हो जाती है, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है शेकिंग का वो उतना नहीं होगा जितना कि शैलो डेप्थ के लिए होता है। अप्रैल में नेपाल में आए भूकंप के वक्त भी देश में जानमाल का खासा नुकसान हुआ था। उत्तर भारत में आए तेज भूकंप के झटकों का केंद्र हिंदुकुश था, लेकिन इससे राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाके थम गए। भूकंप की तीव्रता ने देश में इससे निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल लोगों को आफ्टर शॉक से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत हो गई। पहले दिन भारत अफ्रीका सचिव स्तर की बातचीत हुई, जिसमें भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने का खाका तैयार किया गया। इसे मंगलवार को विदेश मंत्री स्तर की बैठक के बाद मंजूर किया जाएगा। मुख्य शिखर सम्मेलन 29 अक्टूबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री समेत 46 अफ्रीकी देशों के प्रमुख शामिल होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सोमवार को 4 दिन चलने वाले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। पहले दिन भारत समेत 54 अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों ने बैठक की। इसमें भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक तालमेल बढ़ाने पर बातचीत हुई। साथ ही आर्थिक सहयोग बढ़ाने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। They are going to negotiate 2 documents. One is going to be a political document, which will basically talk about the political partnership between India and Africa, and it will also touch upon global and regional issues. And the other is going to be a framework document of cooperation. That, to my mind, I think will recall the developmental partnership between India and Africa, the lines of credit, what are African needs, where we can contribute. बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भी बातचीत हुई। पिछड़े देशों के अधिकार और विश्व व्यापार संगठन में भारत और अफ्रीकी देशों की साझा रणनीति पर भी विचार किया गया। सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के प्रमुखों के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। हमारा ये विजन है कि भारत और अफ्रीका इक्वालिटी के बेसिस पर आगे बढ़े, तो इसीलिए जितने भी हमने अरेंजमेंट्स किए हैं उसमें इंश्योर किया है कि सब समान रहें और इक्वल रहें। मंगलवार को भारत और अफ्रीका के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होगा। इसमें सम्मेलन के आखिर में होने वाले संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी जाएगी और 29 अक्टूबर को मुख्य सम्मेलन के बाद उसे जारी किया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो इस मसले पर और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शिखर सम्मेलन के जरिए क्या कुछ अचीव करने की कोशिश होगी और किस तरह के कॉर्पोरेशन की यानी कॉर्पोरेट करने की बात हो रही है। क्या बड़े मुद्दे हैं जो कि आज जिन पर चर्चा हो सकती है। हमारे साथ अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज़ रूम से, और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में है। लेकिन उससे पहले अखिलेश जी, आज जो एजेंडा तय करने की कोशिश की गई है, क्या कुछ रूपरेखा रही है और कल के लिए मैं कहूँ कि क्या कुछ ड्राफ्ट तैयार किए गए? देखिए कविंद्र, आज जो बात हुई है वह बात हुई है जो राजनीतिक एकरूपता बनाने की बात है भारत और अफ्रीका की बीच में। खास करके जो संयुक्त राष्ट्र का मामला है, जलवायु परिवर्तन का मामला है और WTO का मामला है। संयुक्त राष्ट्र के मामले पे भारत और अफ्रीका में थोड़ी सी विभिन्नता है, क्योंकि अफ्रीका खुद मिलकर तय करना चाहता है कि अफ्रीका में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए नामित किया जाएगा। भारत को इससे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन किस तरह से इसकी रणनीति बनाई जाएगी इस पर बातचीत चल रही है। और अभी बैठक चल ही रही है, बैठक अभी खत्म नहीं हुई है सचिव स्तर की। और जहाँ तक कल की बात है, कल जो 2 एजेंडा आज जो तय हुआ है, जो राजनीतिक और डेवलपमेंट पार्टनरशिप की, उसे कल विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उस बैठक में उसकी संस्तुति की जाएगी। इसके अलावा उन विदेश मंत्रियों को कल बोलने का मौका दिया जाएगा जिनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए हैं। तो पहले कल उन देशों के विदेश मंत्री बोलेंगे जिनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं आएंगे, उसके बाद इन डॉक्यूमेंट की संस्तुति की जाएगी। जो घोषणा पत्र आना है 29 अक्टूबर को जो शिखर सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन के बाद जो घोषणा पत्र होना है उस पर भी कल अंतिम रूप दिया जाएगा। कविंद्र जी, शुक्रिया अखिलेश अपडेट के लिए आपका। और हमारे साथ वीबी सोनी साहब हैं, पूर्व राजदूत हैं। सोनी साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप उस इलाके में रहे हैं एक लंबे वक्त तक, इस समिट से किस तरीके की उम्मीदें न सिर्फ अफ्रीका को बल्कि भारत के लिहाज से देखें? ऐसा है कि अफ्रीका हिंदुस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता है। दूसरे मुल्क भी हैं जैसे चाइना जाती रहती हैं, लेकिन वो जो उनकी अप्रोच जो है वो मर्केंटलिस्ट अप्रोच है। वो जाते हैं वहाँ से क्या चीज़ हम वहाँ से ले सकते हैं, क्या ऑयल ले सकते हैं, एनर्जी सोर्सेज ले सकते हैं और जिस प्रकार के मिनरल्स ले सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे अपना कुछ फुटप्रिंट छोड़ के नहीं जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ ले जाते हैं, हालांकि उनको काफ़ी पैसा भी देते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में कुछ भी मदद नहीं हो पाती। हिंदुस्तान जब जाता है उसकी अप्रोच ही डिफरेंट है। एज ए फ्रेंड जाता है, एज ए भाई जाता है, और वहाँ जाके सिर्फ वहाँ पे काम ही नहीं करता बल्कि उनके लोगों को वहाँ पे सिखाता है कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और इन चीज़ों को उनकी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ
बाहर से खरीदना से काम नहीं चलता, लोकल कंटेंट भी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो चाहते हैं कि हमारे ट्रेनिंग दें। उनके पास इतने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं, और उनके यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ आके ट्रेनिंग भी लेते हैं। आपको मालूम ही है कि आईटेक प्रोग्राम है, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान का जो अप्रोच जो है वो उनको बहुत पसंद आया। देखिए किसी ज़माने में यहाँ पर इनके जो डिप्लोमेटिक मिशन से बहुत कम थे, आज के दिन में 54 में से 40 डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। वो क्या बताता है कि वो उनके ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी उनको इंटरेस्ट है, भरोसा है, ताकि वहाँ से आएगा। कई मुल्क तो ऐसे हैं जो कि उनके पास बहुत पैसों की कमी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पैसों की कमी पूरी हो जाएगी अगर हिंदुस्तान आके हमें चीज़ें बताए, सिखाए और हमारी मदद करे। और सोनी साहब, अगर भारत के लिहाज से मैं कहूँ, इस समिट के ज़रिए आपकी नज़र में क्या बड़े मुद्दे हैं जहाँ पर इस वक्त भारत फोकस कर रहा है, जिन पर मैं कहूँ कि कल या फिर आने वाले 3 दिनों में महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है? सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म जो हिंदुस्तान का मुद्दा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस आज से 45 में जो बना था वो दुनिया बदल चुकी है। जो मुल्क जो कि जहाँ पे जिनको के वहाँ होना चाहिए, हिंदुस्तान की आप देख लीजिए, कोई ना कोई किसी वजह से ऐसा नहीं जस्टिफाई कर सकते हिंदुस्तान हो ना आए, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज हैं जो इंटरेस्टेड है वो आने नहीं दे रही। तो जब तक कि 54 देशों को हम कन्विंस कर सकें कि भारत की जगह वहाँ पर है, क्योंकि वो अपने लिए ही नहीं बोलेंगे बल्कि दूसरे विकासशील लोगों के लिए बोलेंगे, अफ्रीका के बारे में बोलेंगे। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि हमारी एनर्जी सप्लाई ऑल्सो, उसके लिए हमें कुछ हमारी ज़रूरतें हैं। वो मर्केंटाइलाइज अप्रोच से नहीं है, बल्कि उनको वापस भी देना है। तीसरी चीज़ ये है डेवलपमेंट पार्टनरशिप। और डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए क्या है कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी जाएंगी। हम जो अपना मोदी जी का कैंपेन है कि मेक इन इंडिया, उसको भी हम उनको डवटेल करके मिला जुला के हम ये करना चाहते हैं ताकि दोनों के लिए ठीक रहे। अब देखिए, एक एग्रीकल्चर का फील्ड में आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पल्सेस की, ऑयल सीड्स की, वो हमारी पूरी हो नहीं रही हैं। अब अफ्रीका अपना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतनी जमीन इनके पास है, एग्रीकल्चर फर्टाइल वगैरह। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी वहाँ जाए, वहाँ पर उसको बनाएं और हम खुद अपने बायबैक भी कर सकेंगे। तो एक ये है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, WTO, ये 3 चीज़ें तो बहुत ऊपर चीज़ें हैं जो कि दोनों में हमारा इंटरेस्ट है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, हम दोनों का गठबंधन ठीक रहे, ताकि जो बाहर के दूसरे जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमको हमारा जो खराब ना करें। प्रेशराइज। और शायद यही वजह है कि इस पूरे समिट को लेकर मैं देखा था इंटरनेशनल जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, पेपर्स हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको महत्ता दी जा रही है। बहुत शुक्रिया सोनी साहब इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। बहुत अच्छा लगा। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। बात बिहार चुनाव की। महागठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। जेडीयू और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। महागठबंधन के नेताओं को बिहार चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निचले स्तर की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने के ऐलान पर एतराज है। निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में महागठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। महागठबंधन ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले स्तर के गैर राजपत्रित पदों से इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया। महागठबंधन के नेता इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दे रहे हैं। जेडीयू नेता KC त्यागी,
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद KTS तुलसी और कांग्रेस के KC मित्तल ने सोमवार को चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जो पांचों की पांचों शर्तें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रधानमंत्री जी ने वायलेट की हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं लेकिन श्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। महागठबंधन का आरोप है कि छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने के अलावा कई ऐसे ऐलान हैं जो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर किए गए हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली गई। राज्यसभा सांसद KTS तुलसी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का बेजा फायदा उठाने का आरोप लगाया। Gross misuse of official machinery, the permission to Shri Narendra Modi to utilize the medium of All India Radio was given by the Election Commission on the condition that there will be no inducement of the voters. बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी महागठबंधन के नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ नेताओं की तीखी बयानबाजी लगातार सुर्खियां बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग में भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अरविंद के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। उधर केंद्र सरकार ने महागठबंधन के आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि निचले स्तर की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की विभागीय प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। इंटरव्यूज के विषय को लेकर के जो घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई थी, वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के उनके संबोधन में हुई थी। तो ये कोई घोषणा नई नहीं है। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उनकी घोषणा के तुरंत उपरांत DOPT ने फौरन प्रक्रिया आरंभ कर दी और उसके 10-15 दिन के भीतर ही सारे मंत्रालयों से, सारे विभागों से, प्रदेश सरकारों से संपर्क कर दिया गया। बिहार में तीसरे दौर के लिए प्रचार थम गया है। पार्टियों ने चौथे दौर के लिए अब प्रचार तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथे दौर के लिए सीवान में जनसभा की। उन्होंने जहां एक और महागठबंधन पर वार किया तो वहीं NDA सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। चौथे दौर के लिए प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री सोमवार को सीवान पहुंचे। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का दावा भी किया। मैं तो साफ देख रहा हूं, ये मिजाज, इसे कोई जनसभा कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? इसको कोई रैली कह सकता है क्या? अरे इसको कोई रेला कह सकता है क्या? अरे भाइयों बहनों, मैं तो देख रहा हूं, ये तो रैली से भी आगे निकल चला गया, रेला से भी आगे निकल चला गया। ये तो परिवर्तन का मेला है, मेला, परिवर्तन का मेला। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जहां एक ओर अपनी सरकार के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं महागठबंधन के नेताओं की जमकर आलोचना भी की। आपने दो पीढ़ी तबाह कर दी है, दो पीढ़ी तैयार तबाह कर दी है। 25 साल में दो पीढ़ियों को विनाश करने वाले लोगों को अब बिहार की जनता इन तीनों लोगों को एक साथ भगा देने वाली है। चौथे दौर की 55 सीटों के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 5वें दौर की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं चौथे दौर के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने यूपीए सरकार के साथ साथ बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियां भी गिनवाई। साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को चौथे दौर के प्रचार की शुरुआत कर दी। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री VK सिंह के विवादित बयान पर भी प्रहार किया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रधानमंत्री के वादों को भी आड़े हाथों लिया। पूरे हिंदुस्तान को वायदा किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया की बात की।
मोतिहारी में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार का चेहरा बदलने का भी जनता से वादा किया। महागठबंधन की सरकार पूरा करके दिखाएगी। प्रगति की बात हुई और बिहार आगे बढ़ने लगा। पहले आप लोगों को डर लगता था, उस डर को नीतीश कुमार जी ने खत्म किया। राहुल गांधी ने सोमवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के साथ साथ पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की 3 रैलियों को संबोधित किया। ये तमाम इलाके चौथे दौर में आते हैं, जहां 1 नवंबर को चुनाव होना है। बचे हुए सारे चरण कांग्रेस पार्टी और दोनों पक्षों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में राहुल की अपील क्या रंग लाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। वाल्मीकि नगर विधानसभा जिला चंपारण से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं थम नहीं रही। फसल बर्बाद होने और कर्ज में डूबे 3 और किसानों ने अपनी जान दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर एक और अधिकारी और मंत्री रविवार से किसानों से मिलकर फसल का जायजा ले रहे हैं। दूसरी ओर राज्य के अलग अलग इलाकों में किसानों के आत्महत्या की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सतना के धौरहरा गांव में कर्ज में डूबे किसान जय नारायण को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। कर्जा की खेती हो जाती तो कर्जा पट जाता तो खेती भी साथ न दिया तो गिल्यानी के मारे फांसी लगा के झूल गए। विदिशा के सिरौंज तहसील में और रायसेन गैरतगंज में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। हालांकि प्रशासन घरेलू विवाद और बीमारी को खुदकुशी की वजह बता रहा है। राज्य के मंत्री भी हर घटना को किसान आत्महत्या न बताने की सीख दे रहे हैं। और लगातार खबरें आ रही है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से किसी की मौत हो तो उसे आत्महत्या से, किसान की आत्महत्या से जोड़ दिया जाता है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। भगवान न करे किसी का जवान पुत्र यदि खत्म हो जाता है तो उसका पिता आत्महत्या नहीं कर लेता। और सूखे की त्रासदी इतनी बड़ी त्रासदी नहीं है कि किसी के जवान पुत्र की मौत से बड़ी त्रासदी हो। मध्य प्रदेश इस समय भीषण सूखे की चपेट में है। कम बारिश और फसलों के नुकसान से मध्य प्रदेश में सोयाबीन, दलहन और धान की पैदावार घटी है और करीब 13,800 करोड़ रुपए की फसलों को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार राज्य के 141 तहसीलों को अब तक सूखा पीड़ित घोषित कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत पहुंची गीता की कहानी में नया मोड़ आ गया है। गीता ने बताया है कि जनार्दन महतो उनके पिता नहीं हैं। जनार्दन महतो बिहार से हैं, जो गीता को अपनी बेटी बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आज शाम गीता से मिले और कराची के ईदी फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। 23 साल की गीता सोमवार सुबह कराची से भारत तो लौट आई, लेकिन परिवार से मिलने का उसका इंतजार लंबा हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक गीता ने जनार्दन महतो को अपना पिता मानने से इनकार कर दिया है। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि डीएनए टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो डीएनए टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे। परिवार का पता लगाने के लिए गीता का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। दरअसल गीता बोल और सुन नहीं सकती, ऐसे में उसके परिवार को ढूंढने में खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमको दिल में खुशी मना रहा हूँ जो हमारा गीता बरसों से मिली है। हमारा बड़ी खुशी है कि बहुत जन्म में हलचल में बहुत है, कब मिले, कब आवे, कब माँ बेटी मिलन करे। राजनीतिक दल भी इसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानते हैं। इस खुशी में नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में भी कुछ असली बजरंगी भाईजान थे। यहाँ भाईजान नहीं, शायद एक नानी जी थी बिल्किस एदी, जो उसको 15 साल उसको देख के पाला। तो इसलिए हम वहाँ भी धन्यवाद कहना चाहिए कि अंत में इंसानियत हमारे बॉर्डर्स के बावजूद इसमें विजयित रहा। इस बीच पाकिस्तान ने भारत में बंद अपने देश के कैदियों से बेहतर बर्ताव करने की मांग की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 459 जो हमारे प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह उसी प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रखा जाएगा। करीब 15 साल पहले गीता लाहौर रेलवे स्टेशन पर
पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों को मिली थी। इसके बाद कराची के एधी फाउंडेशन ने उसे अपना लिया। कुछ महीने पहले गीता की कहानी से मिलती जुलती फिल्म बजरंगी भाईजान आई थी। इसके बाद से गीता का मामला सुर्खियों में आया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कल इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरपोल के जरिए सीबीआई ने बाली पुलिस से उसे पकड़ने का अनुरोध किया था। राजन कल ही सिडनी से बाली पहुंचा था। इंडोनेशिया पुलिस सीबीआई के संपर्क में है। राजन को इसी हफ्ते भारत भेजा जा सकता है। राजन पिछले 2 दशक से पुलिस को चकमा दे रहा था। वो भारत में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। दाल की आसमान छूती कीमतों के बीच 4 राज्यों में अरहर की दाल सस्ती दरों पर मिलने लगी है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। इन राज्यों में सरकार अरहर की दाल 120 रुपए से 145 रुपए प्रति किलो मुहैया करा रही है। सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई 5 नवंबर को करेगा। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा रखी है। दिल्ली की विशेष अदालत ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में इटली के 2 नागरिकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यूरोपीय कारोबारियों कार्ले गेरोसा और गुइदो हेशके से पूछताछ जरूरी बताई थी। इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों से बलात्कार के दोषियों को नपुंसक कर देने का सुझाव दिया है। कोर्ट का कहना है कि वर्तमान कानून ऐसे अपराधियों से असरदार ढंग से नहीं निपट पा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन पर केंद्र सरकार दिवाली से पहले नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सरकार बिहार चुनाव के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि इसे दिवाली से पहले ही जारी कर दिया जाए। नौसेना में महिलाएं अब कुछ मामलों को छोड़कर हर जगह आगे रहेंगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जानकारी दी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे मामलों को छोड़कर नौसेना के सभी कार्य क्षेत्र महिलाओं के लिए खोल दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हो गया। बीती रात मरेगुड़ा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी। नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच चलने वाली कारवाई अमन बस सेवा को खराब मौसम की वजह से आज स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 27,362 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 35 अंकों की गिरावट के साथ 8,261 अंकों पर बंद हुआ। मकाऊ से हांगकांग आ रही तेज रफ्तार नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 124 लोग घायल हो गए। नाव में 163 यात्री और चालक दल के 11 सदस्य सवार थे।